हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एनालिसिस चैनल पर। देखिए ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लेकर आ चुके हैं भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए अगर आप लोगों को नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर होते कितने आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। ठीक है, देखिए काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। हाँ, मान लेते हैं कि बहुविकल्पी और लघु, अति लघु पढ़ लिए होंगे, लेकिन दीर्घ को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, रटने का तरीका नहीं होता है। अगर आप लोगों को पता है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन को कहीं से भी अपनी बुक में, अवतार में, क्वेश्चन बैंक में, या फिर आप लोगों को टीचर से पूछकर या फिर किताब में पढ़ के आप लोगों को उस आंसर को बस तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर मैंने क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र के 20 ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए 20 ऐसे क्वेश्चन, बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न उत्तर आते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो आपका खंड आ आता है ना, उसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको करने कितने होते हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, आते तो 4 क्वेश्चन है लेकिन करने 2 होते हैं। अब इसमें एक फंडा होता है, एक टाइप होता है कि देखिए दोनों क्वेश्चन अगर आएंगे, मतलब ये है कि अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो कोई 4 दिए होंगे, उनमें से 2 करना होगा। तो देखिए पहला आपका टाइप इस प्रकार से हो सकता है कि इतिहास और इतिहास के क्वेश्चन आएंगे, कोई एक करना होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइप का इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि इतिहास का और नागरिक शास्त्र में से कोई एक करना होगा। ठीक है, इतिहास का आएगा और नागरिक शास्त्र का आएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपके बात कर रहा हूं खंड आ की। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के मन में चल रहा होगा कितने चैप्टर से आपने क्वेश्चन लिए हैं, तो देखिए इतिहास में आप लोगों को पता होगा 3 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब देखिए ये इतिहास के 3 चैप्टर आपको ये पढ़ने हैं। अब नागरिक शास्त्र में चैप्टर ज्यादा है, यहाँ आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कितने, टोटल 7 चैप्टर। ठीक है, अगर आप 30% सिलेबस हटा दोगे ना, 30%, तो आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, इसमें से देखिए सबसे पहला आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, दूसरा आपका है संघवाद, ऐसे देखिए तीसरा आपका है लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियां। मतलब कि यहाँ 7 चैप्टर, आपको यहाँ 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये टोटल देखोगे टोटल 10 चैप्टर में से आपको मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोग ये समझ सकते हो एक चैप्टर से एवरेज मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि जो आपका नागरिक शास्त्र है, इसमें सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि लास्ट के ये चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां और लोकतंत्र के परिणाम, ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर हैं। इसके बाद शुरुआत का सत्ता के साझेदारी और आपके संघवाद, ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट के 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं इनसे, और ये तीसरा चैप्टर, मतलब कि जो आपके बीच के 2 चैप्टर हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके ऊपर के 3 और नीचे के 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से मैंने लिया है। ठीक है, तो देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, मैंने उससे क्वेश्चन लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद से। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खास क्वेश्चन है, आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जरूर जाना। ठीक है, चाहे जहां से आपको इसको तैयार करो, चाहे जहां से, लेकिन आपको ये तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो हुआ था उदय, उसमें संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसके कोई 3 उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न ये आसानी से अवतार, क्वेश्चन बैंक्स, विद्या, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मैं जाने बैठूंगा ना आप लोगों का, तो आधा घंटा में एक क्वेश्चन आपका समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको खुद से इन क्वेश्चन की तैयारी करनी है। आप लोग चाहे एनसीईआरटी से देख लो, बुक से देख लो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, कहीं से भी
समझ सकते हो ना। तीसरा क्वेश्चन आप तक देख सकते हो कि उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको तैयार कर लोगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चन तैयार करके जाते हो एग्जाम में तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आप लोगों के 12 मार्क्स कहीं नहीं गए। आपके जो 12 नंबर हैं आपके कहीं नहीं गए, आपके सीधे आपके आएंगे कितने, नंबर 12। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखी, आपने जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर आपने तैयार किए तो। चौथा क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपके जो 3 महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन नेताओं के बारे में आपको क्या करना है, संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि नेताओं के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया, नाम वगैरह छोड़कर आपने मस्त। ठीक है, ये नहीं, आपको संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, संक्षिप्त का मतलब गई आपको कम से कम एक नेता के बारे में एक पन्ने में लिखना है। ठीक है, तो आपको मिलेंगे पूरे में पूरे नंबर, वरना नहीं मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं असहयोग आंदोलन किसने आरंभ किया, तो महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको ढूंढना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ना मिले तो आप लोग कमेंट कर देना, और आप लोगों को मैं उस क्वेश्चन की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई आपकी दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे हमारा जो 7वां है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे, जैसे कि आपका पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो मतलब कि जो 3 आंदोलन थे इनके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है ना उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया, मतलब कि 19वीं शताब्दी में भारत के कई श्रमिकों को कहां पर, विदेश में ले जाया गया। ठीक है, वो क्यों ले जाया गया आप लोगों को क्या करना है, इस आंसर में लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। अब देखिए इसमें और कुछ पूछा गया कि ये श्रमिक अधिकतर, मतलब कि अधिकतर किस देश के थे, मतलब कि जो विदेश गए थे श्रमिक वो अधिकतर किस देश के थे, उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। ठीक है, मतलब कि उन्हें अपने देश में वापस जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इसको तैयार करना। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व का आर्थिक हालातों के विषय में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना तो उस समय आर्थिक हालात बहुत ही ज्यादा मतलब कि बिगड़ चुके थे, तो उनके विषय में आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इन्हें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। ठीक है, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय समस्याएं थी वो उत्पन्न हो गई, तो उन्हें किनके द्वारा सुलझाया गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा उन्हें सुलझाया गया। ठीक है, अब इसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को तैयार करने का आपको लोगों को मैं एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सॉलिड तरीका। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे तैयार करने, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लेना बस, द्वितीय विश्व आप लोगों ने पढ़ लेना बस। अब देखिए एग्जामिनर को थोड़ी नहीं पता है कि वो हर एक चीज चेक करेगा, बस वो देखेगा आपने द्वितीय विश्व युद्ध हेडिंग डाली है, उसमें थोड़े थोड़े आप लोगों को अच्छे से अच्छे की पॉइंट लिख देने हैं, और आप लोगों को इसके बाद और तैयार कर लेना है कि इन्हें ब्रिटेन वुड्स, मतलब कि ब्रिटेन वुड्स द्वारा इन्हें इन समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया गया, हेडिंग डाल दोगे और उसमें थोड़ा बहुत अच्छे से लिख दोगे 1.5 पन्ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे 6 में 6। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 11, देखिए 11वां कोई क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 2023 में जरूर आएगा। हाँ, ये कह सकता हूं जो मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूं इन्हीं में से सारे आपके इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी बताइए। ठीक है, तो मतलब कि जो महामंदी थी इसका क्या आशय है, इसके 2 कारण आपको बताने हैं और इसके 2 प्रभावों को भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से तैयार कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, अवतार क्वेश्चन में आप लोग कहीं से भी इन्हें ढूंढ सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, आप लोग तैयार कर लोगे। ठीक है, ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक को प्रभावित करता है। जो आपका सामाजिक मतलब कि जो आपका सामाजिक विभाजन है ना, ये किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, आपके इसके 2 कारण बताने। ठीक है, 2 उदाहरण बताने आप लोगों को। ठीक है, आप लोग उदाहरण दे सकते हो अपने मन से भी, अपने खुद से द्वारा बनाए गए भी। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक भेदभाव का मतलब कि भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय हैं उनको बताइए। ठीक है, मतलब कि आपको 2 उपाय, मतलब कि जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं आप लोग उनको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक है, मतलब कि एक अच्छा लोकतंत्र क्या होता है, आप लोगों को उसकी परिभाषा देनी है और क्या बताना, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। अगर आप इतना करोगे आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, मतलब कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब कि जो आपका लोकतंत्र है ना, वो किस प्रकार से आपका वैध सरकार और जिम्मेवार का गठन करता है, इसको बताना है। और लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, आपको ये भी बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लोगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो आप लोग कि लोकतंत्र किन स्थितियों में राजनीतिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन। ठीक है, तैयार कर लोगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक समझाइए। मतलब कि जो आपके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले जो लाभ है ना, उनको आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लोगे ये भी आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। मतलब कि भारतीय लोकतंत्र यानी कि जो भारत का लोकतंत्र है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको बताना है, किन्हीं 3 का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा कहीं पर भी बुक में। अगर कोई क्वेश्चन अदरवाइज नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कर दोगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला रहता है। आप लोग अपनी जो भी डाउट है उसमें पूछ सकते हो, और अगर उसका जल्दी क्वारीज नहीं होता है तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, यानी कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, इसके आपको 4 लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए मैंने आपको जितने भी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, जितने भी आपको 2023 के लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे ही नहीं फर्जी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के मैं रख देता हूँ। सारे क्वेश्चन एनालिसिस किए होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, जिनकी आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।